Hello students, I welcome you all in the class of chemistry. We'll continue the chapter chemical bonding further, and topic for today's class is valence bond theory, also called VBT. The abbreviated form is VBT, right? V valence, B bond and T theory. तो आज के बाद आप इस थ्योरी को जब भी बात करेंगे तो VBT बोल के ही बात करेंगे कि VBT। इस थ्योरी को क्वांटम थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। रीज़न क्या है, क्यों कहा जाता है? बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स ने केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी मेथड्स बताए हैं, ये थ्योरी उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती है। कोई भी थ्योरी है तो उसे प्रपोज करने के लिए साइंटिस्ट हैं। तो थ्योरी को पहले प्रेजेंट किया था दो साइंटिस्ट थे, हिटलर एंड लैंडन। 1927 में उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट करी थी, लेकिन थ्योरी पे ज़्यादा वर्क जो किया था, या ये कहें कि थ्योरी को एक्सटेंड जो किया था, वो पॉलिंग एंड स्लेटर ने किया था इन 1931। ये वही पॉलिंग है जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करी है कि पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, और उन्होंने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो सारी वैल्यूज़ पॉलिंग स्केल पे ही कहलाती हैं कि वो पॉलिंग स्केल पे हर एलिमेंट की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं, जिसमें उन्होंने फ्लोरीन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया था सारे एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करने के बाद, या फ्लोरीन से कंपेयर करने के बाद। ठीक है, तो थ्योरी को एक्सटेंड किया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने। इससे पहले हम इसी चैप्टर में एक थ्योरी पढ़ चुके हैं, लुईस थ्योरी। कॉसल एंड लुईस अप्रोच की हमने बात करी थी। वो थ्योरी भी कोवेलेंट बॉन्ड की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए थी। वीबीटी भी कोवेलेंट बॉन्ड के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगी, और इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमओटी। और एमओटी भी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही बात करती है। कोई भी थ्योरी अगर प्रपोज करी जाती है तो वो प्रीवियस थ्योरी की लिमिटेशंस या उसके ड्रॉबैक्स जो उससे पहले की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उनको एक्सप्लेन करने के लिए होती है। और कुछ ना कुछ उसमें पोस्टुलेट्स होते हैं, थ्योरी के अंदर पोस्टुलेट्स होते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब पॉइंट्स होंगे जिनको साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया होगा। तो इस थ्योरी के भी अपने पोस्टुलेट्स हैं, और लुईस थ्योरी जिन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही क्यों है, कौन कौन से नेचर ऑफ फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, उनके बारे में कोई बात नहीं करी थी लुईस थ्योरी ने। शेप और ज्योमेट्री की कोई बात नहीं करी थी। मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताया था उन्होंने कि 8 इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्टेट कंप्लीट करके ही सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो क्यों स्टेबल हो रहे हैं। तो इन सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास वीबीटी आई। वीबीटी के साथ एक सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का, जो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आज के बाद फर्दर जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे बार बार हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के मेथड्स भी हम सीखेंगे वीबीटी के बाद। और फिर एक थ्योरी आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो वीबीटी के ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करेगी। तो आई होप आप थोड़ा सा टॉपिक के साथ फेमिलियर हुए होंगे कि हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे और उसके अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। हम वीबीटी के अंदर उस थ्योरी के पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस थ्योरी के साथ जो मेन कंसेप्ट आया उसकी हम बात करेंगे, और वो कंसेप्ट है सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, तो वो दो तरह से बॉन्ड बनाती हैं। वो डिपेंड करेगा कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में उनका ओरिएंटेशन क्या था। तो सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इससे हमें दो तरह के बॉन्ड्स के बारे में पता चलता है, और वो है सिग्मा जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पी आई पाई, ये पाई का सिंबल है, पाई बॉन्ड। तो बेसिकली वीबीटी हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट देती है। इसके पहले की क्लासेस में भी हमने बात करी है कि जब भी सिंगल बॉन्ड बन के आता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है,
डबल बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि H2 मॉलिक्यूल अगर बन के आ रहा है तो H और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और सिंगल बॉन्ड जो भी है और जो पहले बॉन्ड बनती है वो सिग्मा। इसी तरह से अगर O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, हमने सीखा था कि ऑक्सीजन को, हर ऑक्सीजन एटम को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दो कोवलेंट बॉन्ड बन के आती हैं ओवरलैपिंग से। तो अगर दो बॉन्ड बन रही हैं या डबल बॉन्ड बन रही है तो उसमें एक सिग्मा होगी और एक पाई। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करें तो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए शेयरिंग करता है। तो जब भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें कुछ इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड आएगी, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं दो एटम के बीच में तो उसमें से एक सिग्मा है और दो जो है वो हमारी पाई बॉन्ड्स होती हैं। तो यही जो कोवलेंट बॉन्ड बन रही है और जो सिग्मा और पाई का कंसेप्ट है, किस थ्योरी ने प्रपोज किया था? तो वीबीटी ने प्रपोज किया था। ठीक है, और डिटेल में हम इन सारी पॉइंट्स को समझेंगे कि वीबीटी ने हमें क्या पोस्टुलेट्स दिए। दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। पहले पॉइंट को या पहले पोस्टुलेट को देखते हैं क्या कह रहा है। ये अज्यूम करके हम चल रहे हैं कि दो एटम स्टेबल होने के लिए एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और क्यों अप्रोच कर रहे हैं? ताकि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें और एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या रूल्स रहेंगे, क्या स्टेप्स आएंगे, ये यही थ्योरी हमें बताएगी। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल्स ऑफ टू एटम्स। यानी एक कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें और सिर्फ वैलेंस शेल की एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें। दो एटम होंगे, उनके वैलेंस शेल होंगे, और वैलेंस शेल में जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी उनकी ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी वही वाला पॉइंट आ गया जो ल्यूइस थ्योरी ने भी कहा था कि जब हम लुईस स्ट्रक्चर्स बना रहे थे तो हम सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। वही सेम पॉइंट यहाँ पे ये थ्योरी भी बोल रही है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं तो सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगी। हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे जहां हम एक ऑर्बिटल के अंदर हमने बात करी थी कि दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, सिग्मा या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाना है, तो हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होना चाहिए? हाफ फिल्ड होना चाहिए। इसको अभी हम और आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे की क्लोज आए, ओवरलैपिंग के लिए एक दूसरे की क्लोज आ रही हैं, तो हमेशा प्रॉपर एक्सिस पे ही आना चाहिए, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए। अब क्या मतलब हुआ इसका? हमें पता है कि हमारी जो p ऑर्बिटल हैं और d ऑर्बिटल हैं वो एक्सिस पे प्रेजेंट होती हैं, उनमें ओरिएंटेशन होता है, राइट। s ऑर्बिटल डायरेक्शन लेस होती हैं। तो अब अगर दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑर्बिटल है 2pz और 2px, ठीक है, तो हम अगर ड्रॉ करें उनको, हमें पता है कि p ऑर्बिटल डंबल शेप होती है। ठीक है, हमने ये एक्सिस दिखा दी, ये एक्सिस दिखा दी, और इस पे हमने ये ड्रॉ कर लिया, दिस इज 2pz, 2pz ऑर्बिटल है, और हमारे पास दूसरी ऑर्बिटल है 2px। ठीक है, तो 2px ये हमारी x एक्सिस आ गई, इस पे हमने ये इसके डंबल्स p ऑर्बिटल के ड्रॉ कर दिए, ये 2p है। अब ये इसको लेबल भी कर देते हैं, दिस इज 2p और x, और ये हमारी z एक्सिस थी। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है। अब ये ओरिएंटेशन, यानी ये दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम एक्सिस पे होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल जो हमने अभी 2pz ही बनाया था, तो ये 2pz है, और दूसरा जो एटम होगा उसकी जो ऑर्बिटल होगी वो होगी 2pz।
ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, एक्सिस सेम होना चाहिए, ये दोनों जेड एक्सिस पर हैं। अब ये जो ओरिएंटेशन आ रहा है ये हमारा कहलाएगा एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी सेम एक्सिस पे ऑर्बिटल्स आ रही हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं और ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है और ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये भी 2pz है और ये भी 2pz है। और जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पे प्रेजेंट होती हैं, 3 एक्सिस हैं एक्स, वाई और जेड, तो जो एक्सिस से प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। जो पी ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल हैं, ये सब डायरेक्शनल कहलाती हैं। और जो एस है, एस ऑर्बिटल डायरेक्शन लेस कहलाती है, स्फेरिकल इन शेप है। हम इसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस नहीं बता सकते, ये एस हमारी ऑर्बिटल है। ठीक है, एक्स, वाई, जेड एक्सिस नहीं बता सकते, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन लेस। अब इसमें भी हमेशा यही है कि जब भी ओरिएंटेशन होगा, यानी अगर एस और पी आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं बॉन्ड बनाने के लिए, से फॉर एग्जांपल 2s है और उसके अलावा 2p की ऑर्बिटल है या 2pz है उसकी ऑर्बिटल, और वो ओवरलैप कर रही हैं, तो जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन ये आएगा। ये हमारी हो गई से फॉर एग्जांपल 2s और 2p अगर हम बनाएं तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग होगी, और जो ओवरलैप्ड रीजन रहता है उसको हम इस तरह से दिखा देते हैं कि ये ओवरलैपिंग होके आ रही है। ये शेडिंग कर दिए, ओवरलैप रीजन हो गया, ये 2s हो गया और ये हमारा हो गया 2pz। ठीक है, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कहलाता है। तो जब भी ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो प्रॉपर एक्सिस पर ओवरलैपिंग होनी चाहिए। एक्सिस अगर प्रॉपर नहीं है ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसी के साथ एक पॉइंट और भी आता है कि सेम वेव फंक्शन होना चाहिए। जैसे ये पी ऑर्बिटल है, इसका ये पॉजिटिव लोब और ये नेगेटिव लोब है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे तब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव ने अप्रोच किया तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। जस्ट डोंट वरी, अभी इस चीज़ को हम बाद में और डिटेल में समझेंगे कि किन किन ओरिएंटेशन से बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। एस का हम एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि अगर सपोज ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से आ रहा हो, ये है हमारी एस ऑर्बिटल, ठीक है, और ये हम दिखा दें यहाँ पे ये एक्सिस, और अगर पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अप्रोच कर रही है पी ऑर्बिटल, ठीक है, भले ही ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये माइनस, ये सॉरी इसका प्लस और ये माइनस, ठीक, ये 2s हो गया और ये 2py हो गया। तो दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन इन अगेन इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो थोड़ा सा डिटेलिंग कर दिए कि इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जब भी ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करें तो वेव फंक्शन सिमिलर होने चाहिए, साथ साथ जो एक्सिस है वो भी सिमिलर होनी चाहिए। अगर एक्सिस सिमिलर नहीं आ रही है, सेम एक्सिस पे नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं आ रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो लास्ट में आ रहा है, वो ये कि अगर वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन का या हाफ फील्ड ऑर्बिटल का होना ज़रूरी हो, तो क्या होगा कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के, वो तभी बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे जब वो पहले अपने आप को अनपेयर करें और आगे जो वेकेंट ऑर्बिटल पड़ी हुई हों उसमें उन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दें। ये भी आप आगे देखेंगे कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो किस तरह से हम क्या करेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करके और आगे की ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देंगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। नियॉन के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इसके बाद थर्ड शेल स्टार्ट होगी जिसमें s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3s2 और 3p5। तो जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है जिसमें से s भी पेयर में है और P में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी फिलिंग कुछ इस तरह से होगी। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 4 और फिर ये 5। तो अगर वैलेंस शेल के ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना है तो पहले क्या होगा, ये सारे जितने भी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये पहले अनपेयर होंगे और जो आगे ऑर्बिटल कौन सी होगी, आगे 3D 0 है, 3D खाली पड़ी हुई है और 3D में हम 5 बॉक्सेस बनाते हैं,
तो पहले ये इलेक्ट्रॉन सारे आगे की एम्प्टी ऑर्बिटल्स में शिफ्ट होंगे और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। जैसे हमने पहले भी बात करी थी, HClO4 एक एसिड हमने पढ़ा था जहाँ Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही थी +7। तो +7 का मतलब है Cl के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो 7 इलेक्ट्रॉन्स या सातों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। उसके लिए करना यही होगा कि यहाँ से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमें धीरे 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 आगे की 3D एम्प्टी ऑर्बिटल्स में शिफ्ट करना होगा, तो वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब एक लास्ट पॉइंट है इस थ्योरी का जो ये कहता है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा हमारा बॉन्ड जो है वो स्टेबल होगा। यानी ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ठीक है। लेकिन इस ओवरलैपिंग की भी एक लिमिट है कि कितनी एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होती है, 50% तक होती है, ठीक है। तो 50% तक ओवरलैपिंग हो रही है और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं तो किस डायरेक्शन से कर रही हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग करती हैं तो हमेशा ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, लेकिन अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रही होती हैं तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। तो ग्रेटर द ओवरलैपिंग, इसको हम कह सकते हैं इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। यानी अगर बहुत ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो इसका मतलब उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेटर द ओवरलैपिंग, greater will be the strength of the bond. So we can also write कि overlapping is directly proportional to bond energy. पैरामीटर्स आपने सारे पढ़े हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। एक कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ओनली कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी। तो अगर बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी बढ़ती चली जा रही है तो उसका मतलब बॉन्ड ईजिली ब्रेकअप नहीं हो रही है, बॉन्ड आसानी से टूट नहीं रही है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। अब एक और चीज़ आपने पढ़ी थी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। दो डिसिमिलर एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, राइट। जैसे H और F अगर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और इसी तरह से H और I आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इससे कौन सा मॉलिक्यूल बन के आएगा? HF, और इससे कौन सा मॉलिक्यूल बन के आएगा? HI। अब यहाँ पे H और F में बात करें तो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। H में एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक शेल प्रेजेंट है और F में 2 शेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन H और I में साइज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब दो डिसिमिलर यानी साइज़ में जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है एटम्स के बीच में तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी नहीं होती, और जब ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन? जो बॉन्ड की लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, और अगर बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी, तो व्हाट विल हैपन? बॉन्ड इजीली टूट जाएगी। तो हम इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी और ओवरलैपिंग को अगर हम बॉन्ड लेंथ के टर्म में लिखें तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यानी जैसे जैसे बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ओवरलैपिंग कम होती जा रही है, और अगर ओवरलैपिंग कम हो रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, और उसको हमने मेजर किया इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी। बॉन्ड डिस्ट्रेशन एनर्जी भी घटती जाएगी। तो ओवरलैपिंग के साथ ये टर्म्स जो हमने पढ़ रखे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, उनका ये रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी कि बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ेगी। जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और उनके साइजेस में डिफरेंस है तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बहुत ही कम होता है, और ओवरलैपिंग अगर अच्छी नहीं हुई तो वो जो है दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होंगे। तो जब वो डिस्टेंस पे होंगे तो क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ बढ़ के आ गई, राइट। तो HF और HI में अगर पूछें बॉन्ड किसकी ईजिली ब्रेकअप हो जाएगी तो H और I के बीच की बॉन्ड आसानी से टूट जाएगी। उसका रीज़न ही यही है कि बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है HI में कंपैरेटिवली HF के। अब इसी तरह से अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे पास दो
ऑर्बिटल्स हैं, एक 2s है और एक 2p है, राइट। सेम स्टेबिलिटी की हैं, सेम एनर्जी आ रही है, इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगी? तो ऐसी सारी ऑर्बिटल्स जो डायरेक्शनली ओरिएंटेड होती हैं या डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, जिनमें डायरेक्शन होती है, जो एक्सिस पर होती हैं, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाती हैं कंपैरेटिवली नॉन डायरेक्शनल के। तो हमेशा p ऑर्बिटल जो है वो हमारी डायरेक्शनल है और s में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, स्फेरिकल शेप है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो जो डम्बल शेप p ऑर्बिटल्स होंगी दे विल ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू स्फेरिकली सिमेट्रिकल s ऑर्बिटल्स, राइट। अब एक हमारा इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन कि ओवरलैपिंग से हमारी दो तरह की बॉन्ड बन के आएंगी। तो 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग। इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट या जिस चीज़ के लिए वीबीटी प्रपोज की गई थी वो था सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट। तो दो तरह की बॉन्ड हमारी बन के आ रही हैं, जिसमें से एक बॉन्ड है सिग्मा जो हमेशा किससे बनेगी? एक्सियल ओवरलैपिंग से। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, राइट, जिसके लिए कई और टर्म्स यूज़ करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो अगर कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से जो बॉन्ड बन के आ रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बन के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, राइट। और दूसरी जो हमारी ओवरलैपिंग है, अगर ऑर्बिटल्स साइड वाइज आ रही हैं या लेटरल आ रही हैं, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, तो जो बॉन्ड बन के आएगा दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कैसे होगा? से फॉर एग्जांपल एक एटम की ये ऑर्बिटल और दूसरे एटम की ये ऑर्बिटल अगर कुछ इस तरीके से एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं और ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए, ठीक है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाए, लेकिन ये ओवरलैपिंग कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होती, 50% से कम ही ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर जाएंगी, रीज़न क्या है उसका? तो वो न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आएंगे और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, फिर न्यूक्लियस में रिपल्शन शुरू हो जाएंगे और जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो हमेशा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट 50% से कम रहता है, राइट। तो अगर इस तरह से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं, ये दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इस तरह की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये एक ऑर्बिटल का एंड दूसरे ऑर्बिटल का एंड एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, या एक्सिस पे आ रहा है और अप्रोच कर रहा है, एक एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है। हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहलाता है। एंड के बजाय अगर हम इसको हेड बोल दें तो एक ऑर्बिटल का हेड और दूसरे ऑर्बिटल का हेड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। This kind of overlapping will always result into the formation of sigma bond। लेकिन अगर यही ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से हैं, राइट, एक्सिस है और एक्सिस पे ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और इस तरह से एक्सिस पे हमेशा हमारी p ऑर्बिटल ही आती हैं, s ऑर्बिटल नहीं आएगी। तो जब भी एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। पाई बॉन्ड के लिए p ऑर्बिटल होना चाहिए और कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होनी चाहिए। हमने कहा साइड वाइज, फॉर एग्जांपल ये एक एटम की ऑर्बिटल है, ये एक एटम की ऑर्बिटल है, तो ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगी, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, राइट, जिसको हम लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब इसको अगर हम ऑर्बिटल ड्रॉ करके दिखाएं तो हम कैसे दिखा सकते हैं? हमने पहली ओवरलैपिंग की बात कही है एक्सियल, इस तरह से ये एक्सियल आ रहा है, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक ऑर्बिटल और दूसरी ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच किया और ये
ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया, ये बात हो रही है। ये एक्सिस पे आ रही हैं और अप्रोच कर रही हैं, बॉन्ड बन रहा है। साइड वाइज ये एक एक्सिस पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ये ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, सेम एक्सिस पे ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगी और ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक हमने ये दिखाया और ओवरलैपिंग के लिए हम इसको पास ले आते हैं और पास में ला के फिर हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये ओवरलैप हो गया और यहाँ पे ये ओवरलैप्ड रीजन आ रहा है। इस तरह से जब भी हमारा बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा होती है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? तो जब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी या एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा एक्सटेंड ज़्यादा होगा, ये ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैप कर जाएंगी और जितनी ज़्यादा हमने कहा था ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के जब हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे तो पहला डिफरेंस निकल के आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड always by the head on overlapping या head to head overlapping of atomic orbitals, whereas pi bond is formed by the lateral overlapping of atomic orbitals। पहला डिफरेंस ये है किस तरह से बन रहा है। फिर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म में अगर बात करें तो द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस देन सिग्मा, देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो होती है वो हमेशा हमारी वीकर बॉन्ड होती है। एक डिफरेंस हम ये भी कह सकते हैं कि जो पहले बॉन्ड बनेगी वो हमेशा सिग्मा होगी और सिग्मा अकेले भी एग्जिस्ट कर सकती है सिंगल बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगी। मॉलिक्यूल में अगर आपको पाई बॉन्ड मिल रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे सिग्मा भी प्रेजेंट होगी। जो हमने बात करी थी कि डबल बॉन्ड जो होती है उसमें एक सिग्मा एक पाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आई होप सिग्मा और पाई का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। किस थ्योरी ने दिया है? वीबीटी ने हमें दिया है सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ही बात करती है वीबीटी भी, बिल्कुल लुईस थ्योरी की तरह। और सिग्मा और पाई को अब हम आगे की क्लासेस में और डिटेल में समझेंगे। So this much is sufficient for today. Thank you so much, children.